आज हम बात करेंगे एक ऐसी हीरोइन की जिसने 90s के दशक में सिर्फ एक फोटो शूट से ऐसी सनसनी मचाई कि लोग उसका नाम का टैटू बनवाने लगे थे। एक ऐसी हीरोइन जो सिर्फ 2-3 फिल्मों से बॉलीवुड की टॉप की एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। हम बात कर रहे हैं मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। जैसे गानों से रातों रात स्टार बनने वाली हीरोइन ममता कुलकर्णी की। कैसे उसने सिर्फ एक टॉपलेस फोटो से इतना हड़कंप मचाया कि सरकार को उस पर जुर्माना लगाना पड़ा था। क्या उसे अंडरवर्ल्ड डॉन के कहने पर फिल्मों में काम देने से कोई मना नहीं कर पाता था? इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, कैसे उसके खुद के डायरेक्टर ने उसका इस्तेमाल किया? क्यों अचानक से वह बॉलीवुड को छोड़कर देश की सबसे बड़ी ड्रग डीलर बन गई? और क्यों 16 साल तक वो एक साध्वी का जीवन जीने को मजबूर रही? तो मैं एक्चुअली अपने 12 साल बोला, मैं 23 साल की मेरी तपस्या है, तो 23 साल से मैं गायब हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पा। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को बम्बई यानी महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम था मुकुंद कुलकर्णी जो एक पुलिस ऑफिसर थे, और मां का नाम था मीरा कुलकर्णी। ममता की पढ़ाई लिखाई मुंबई से ही हुई। बचपन से ही वह बहुत धार्मिक स्वभाव की थी और कभी भी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। अभी मैं क्या बोलूँ रामदेव बाबा को, उनको महाकाल और महाकाली का डर होना चाहिए बस। लेकिन ममता की माँ चाहती थी कि वह एक हीरोइन बने, इसलिए अपनी माँ के कहने पर ममता ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था। अब फौरन यहाँ से निकलो, वरना लोग कहेंगे कि गांव की छोरी ने शहरी बाबू को उल्लू बनाया। लेकिन शुरू में उन्हें कई फिल्मों के ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया गया, इसलिए उन्होंने साउथ का रुख किया। ममता कुलकर्णी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1991 में आई तमिल फिल्म ननबर्गल से की थी। ममता की पहली ही फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि लोग उसके नाम के टैटू तक बनवाने लगे थे, और तमिल इंडस्ट्री में ममता का खूब क्रेज बढ़ गया था। इसके बाद वो फिल्म मेरा दिल तेरे लिए में नजर आई, जिसमें पहली बार उनकी खूबसूरती को दिखाया गया था। इस फिल्म ने भी उन्हें अच्छी खासी पहचान दिलाई। इसके बाद ममता ने बॉलीवुड का रुख किया और राजकुमार और नाना पाटेकर जैसे बड़े दिग्गजों के साथ काम किया। फिल्म का नाम था तिरंगा, और तिरंगा से ही ममता ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। वो अलग बात है कि फिल्म में ममता ना के बराबर दिखाई दी, क्योंकि जहां राजकुमार हों वहां कोई क्या ही दिखेगा। इस फिल्म में ममता को थोड़ी बहुत पहचान जरूर मिली थी, लेकिन 1993 में ही उनकी पहली लीड वाली फिल्म आई जिसका नाम था आशिक आवारा। जिसमें उनके साथ सैफ अली खान ने काम किया था। यह फिल्म पहले इन दोनों की डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन इसे रिलीज होने में काफ़ी समय लग गया। इस फिल्म में सैफ अली खान को देखकर ऐसे लगता है कि बॉलीवुड को अगला सुपरस्टार मिल गया है। सनम तेरे आशिक हैं हम, जाने मन तेरे। फिल्म के गाने बड़ी हिट हुए और दोनों की जोड़ी ने हर किसी का दिल जीत लिया। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और ममता बॉलीवुड में जगह बनाने में कामयाब हो गईं। इसके बाद उनकी और भी कई बड़ी फिल्में आईं और ममता के काम को इतना पसंद किया गया कि उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई। और केवल 1993 में ही वो एक साथ कई फिल्मों में नजर आईं, जिसमें भूकंप में उन्होंने राहुल रॉय के साथ काम किया। वक्त हमारा है में वह अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के साथ नजर आईं। मस्ताना दिल भी है
लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ ही उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था आशांत। छेड़ो नहीं ऐसे मुझे डरता है जिया। लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर शांत पड़ गई और इन फिल्मों की फ्लॉप होने के बाद ममता कुलकर्णी हताश होने लगी। उन्हें पहचान जरूर मिल रही थी लेकिन ममता का इतनी पॉपुलैरिटी से मन नहीं भर रहा था। उन्हें और भी ज़्यादा फेमस होना था। उन्हें जिस सनसनी भरी सफलता की चाह थी वह उन्हें नहीं मिल रही थी, इसलिए 1993 में उन्होंने एक ऐसा कांड किया जिसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। स्टार्स मैगजीन ने एक फोटोशूट के लिए कई हीरोइनों को सिलेक्ट किया था लेकिन सभी ने इस फोटोशूट से मना कर दिया क्योंकि इसमें एक टॉपलेस फोटो खिंचवाना था। इसके बाद ममता से बात की गई। ममता कुलकर्णी को बस सुर्खियां बटोरनी थी, इसलिए उन्होंने इस फोटो के लिए हाँ कर दिया और मैगजीन के लिए एक ऐसा फोटो शूट करवाया कि उसने सच में तहलका मचा दिया। जब यह फोटो मैगजीन पर छपी तो रातों रात ममता वायरल हो गई और लोगों के बेडरूम से लेकर बाथरूम तक पहुंच गईं। हर कोई ममता का दीवाना हो गया और हर नौजवान उन्हें देखकर कहने लगा था ओ माय गॉड। लेकिन जितना ममता को इस फोटो शूट से फायदा हुआ उतना नुकसान भी हुआ। लोगों ने ममता के विरोध में मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उनके खिलाफ नारे लगने लगे। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि देश के अलग अलग स्थानों पर ममता पर कई केस दर्ज हुए और सरकार ने ममता कुलकर्णी पर 15,000 का जुर्माना लगा दिया। लेकिन इन सब विवादों के चलते ममता ने खूब सुर्खियां भी बटोरी और हर कोई ममता को जानने लगा था, जिसके बाद फिल्मों में उनकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ गई थी और बड़े बड़े डायरेक्टर ममता के पीछे पड़ गए थे। वो इतनी चर्चित हो गई थी कि हर कोई उन्हें लेकर अपनी फिल्म बनाना चाहता था। लेकिन इस कांड पर उनकी इमेज पर भी बहुत बुरा असर पड़ा था और लोगों ने ममता को नापसंद करना शुरू कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस साल की कुछ फिल्में ममता की बुरी तरह से फ्लॉप हो गईं और इसके बाद 1994 में वह कुछ फिल्मों में नजर आईं, जिसमें अनोखा प्रेम युद्ध, बेताज बादशाह, गैंगस्टर, दिलबर और वादे इरादे जैसी फिल्में शामिल रहीं और ममता का कैरियर शुरू होने से ही पहले ढलान पर आ गया। धीरे धीरे आप मेरे दिल के में। लेकिन धीरे धीरे लोग ममता की कंट्रोवर्सी को भूलने लगे और इसके बाद ममता क्रांतिवीर में नजर आईं। फिल्म में वह सेकंड हीरोइन के किरदार में नजर आई थी, लेकिन इस फिल्म का पूरा क्रेडिट नाना पाटेकर ही ले गए। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की। ममता को इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ और इसके बाद आया सन 1995। ममता कुलकर्णी सलमान खान और शाहरुख खान के साथ 1995 में आई सबसे बेहतरीन फिल्म करण अर्जुन में दिखाई दी। भंगड़ा पाले आजा आजा। इस फिल्म में ममता ने सलमान खान के साथ काम किया। यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। एक मुंडा मेरी उम्र दा है और इसके गाने इतने बड़े हिट हुए जिनमें से मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। वो अलग बात है कि राणा जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन इस फिल्म के बाद एक बार फिर से ममता लोगों की दिलों की धड़कन बन गई और हर कोई ममता का दीवाना हो गया। पहला खतरा तेरे होठ लाल 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 लाल, दूजा खतरा तेरे गोरे काल। इसके बाद उन्हें कई बड़ी फिल्मों में काम मिलने लगा। करण अर्जुन के बाद वह एक और बड़ी फिल्म में नजर आई जिसका नाम था आंदोलन। इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त और गोविंदा के साथ काम किया और यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई। फिल्म में गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी और फिल्म के कुछ गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। आएगी हर पल तुझे मेरी याद। और ममता भी सफलता की चढ़ाई चढ़ती चली गई। इसके बाद आमिर खान के साथ उनकी फिल्म आई बाजी
और यह फिल्म भी कमाल की रही। फिल्म में ममता का बोल्ड अवतार भी दिखाया गया। जिसे देखकर कुछ सीन तो ऐसे रहे कि अच्छे खासे सख्त लौंडे भी पिघलने पर मजबूर हो गए। बात तो सही है। यह फिल्म भी बड़ी हिट रही और इसके गाने भी लोगों की जुबान पर चढ़ गए। इसके बाद 2001 में संजय कपूर छुपा रुस्तम बने। मूवी में पहली बार संजय कपूर ने डबल रोल निभाया और एक तरफ जहां ममता कुलकर्णी उनसे कह रही थी ये चांद कोई दीवाना है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा कोइराला भी उनसे यह कह रही थी। दिल मत देना मेरी साजन को। फिल्म के कुछ गाने इतने बड़े हिट हुए कि आज भी बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में अपनी जगह बनाकर बैठे हुए हैं। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ उनकी खिलाड़ी सीरीज का भी हिस्सा बनी। मुकाला मुकाबला होगा ओ लैला। फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी में वो नजर आई और ममता का क्रेज ऐसा बन चुका था कि ममता सिर्फ अपने सेक्सी अवतार और बोल्ड सीन के लिए ही जानी जाने लगी थी। अब हर फिल्म में ममता को सिर्फ सेक्सी और बोल्ड दिखाया जाने लगा था। इस फिल्म में भी ममता के कई ऐसे सीन थे जो 90s के दशक के हिसाब से काफ़ी बोल्ड माने जाते थे, जिन्हें देखकर हर किसी के दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती थी, क्या माल है यार। इसके बाद किस्मत में वो गोविंदा के साथ नजर आईं और इसमें भी उनकी बोल्डनेस को ही फिल्म का आधार बनाया गया। और तेरी किस्मत में मेरा प्यार लिखा है। फिर आई गोविंदा के साथ उनकी वह फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही, लेकिन इसने जनता का खूब दिल जीता। तुम्ही मेरी जिंदगी खराब की है। फिल्म का नाम था नसीब और इसमें गोविंदा का काम देखते ही बनता है। फिल्म का सब कुछ हिट था। फिल्म के गाने भी जबरदस्त रहे। तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ। इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद भी फिल्म नहीं चली और वह बुरी तरह से फ्लॉप रही और गोविंदा गाने लगे। नहीं किसी से इस समय पर ममता की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन की लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी थी और तभी एक फिल्म आई चाइना गेट। फिल्म के डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी, जिसने बॉलीवुड के सभी बुड्ढों को लेकर एक फिल्म बनाई थी। नहीं मारने आए हैं जगीरा, देवदुर्ग के लोगों को तुम्हारे आतंक से बचाने आए हैं। फिल्म में मेन हीरोइन ममता कुलकर्णी थी, लेकिन किसी बात को लेकर ममता की डायरेक्टर से बहस हो गई और डायरेक्टर ने ममता को फिल्म से बाहर कर दिया। लेकिन ममता ने सीधे अंडरवर्ल्ड डॉन के खास छोटा राजन से राजकुमार को धमकी दिला दी और पहली बार बॉलीवुड को यह पता चला कि ममता कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसके संबंध अंडरवर्ल्ड से हैं। वह अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी के बाद बेचारे राजकुमार की तबीयत बिगड़ गई और जान बचाने के लिए उसे ममता को दोबारा फिल्म में लेना पड़ा। लेकिन डायरेक्टर ने इसे भी इसका बदला तरीके से लिया। उसने पूरी फिल्म में ममता को ऐसे दिखाया कि वह हीरोइन कम और एक साइड एक्ट्रेस ज़्यादा लगी। साथ ही इस फिल्म का एक आइटम सॉन्ग छम्मा छम्मा इसमें उर्मिला मातोंडकर नजर आई। यह इतना बड़ा हिट हुआ कि उर्मिला पूरी फिल्म पर भारी पड़ गईं और लोगों ने फिल्म की हीरोइन ममता से ज़्यादा आइटम सॉन्ग के लिए उर्मिला की तारीफ की। ममता को इससे बहुत बुरा लगा और उन्होंने राजकुमार संतोषी को जानबूझकर उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उस वक्त तक सीता सावित्री होती है जब तक उसका पति राम और सत्यवान होता है। उन्होंने बयान दिया कि राजकुमार उनके साथ फिजिकल होना चाहते थे और उनका फ़ायदा उठाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने राजकुमार को मना कर दिया तो राजकुमार संतोषी ने जानबूझकर उनके रोल को छोटा किया। मुझे लगता है कल रात की हरकत से ये लोग आपको अच्छी तरह समझने लगेंगे और बेअसर दिखाया, लेकिन डायरेक्टर ने उल्टा ममता को ही गलत साबित कर दिया और ममता
की इमेज खराब हो गई। अब हर कोई यह जान चुका था कि ममता का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, इसलिए लोग उनसे किनारा करने लगे और उन्हें काम मिलना कम हो गया। इसके बाद ममता कुलकर्णी को इक्का दुक्का फिल्मों में ही काम मिला, लेकिन कोई भी बड़ी फिल्म में उन्हें काम नहीं दे रहा था। हारकर उन्होंने बांग्लादेश में फिल्मों में काम करना शुरू किया और कई भाषाओं की फिल्मों में वह काम करने लगी, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई खास पहचान नहीं मिली और धीरे धीरे ममता एक्टिंग से दूर होने लगी। अरे भी आज तक तू निर्मल होने का फरेब देता रहा, मेरे प्यार मेरे जज्बात को खेल कर फेंक देने वाला खिलौना समझ रहा। ममता कुलकर्णी की आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी कभी तुम कभी हम, और जब उन्हें फिल्मों में काम मिलना कम हो गया तो वह दुबई में पार्टियों में डांस शो करने लगी। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। यह वह समय था जब बॉलीवुड की नामी हीरोइन डॉन की पार्टियों में आइटम सॉन्ग किया करती थी, जिसके लिए उन्हें करोड़ों के हिसाब से पैसे मिलते थे। धीरे धीरे ममता भी इसका हिस्सा बन गई और दुबई की पार्टियों में डांस करने लगी। यही काम करते हुए ममता की पहचान विक्की गोस्वामी से हुई, जो वैसे तो एक बिजनेसमैन था, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। असल में वह एक ड्रग डीलर था। ममता की उससे जान पहचान बढ़ गई और ममता ने उससे कहा कि अरे तुम अकेले यह काम क्यों कर रहे हो, चलो मिलकर ड्रग्स बेचते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई, वैसे भी पार्टियों में नाच कर मैं थक चुकी हूँ। इसके बाद ममता विक्की के साथ मिलकर ड्रग्स का व्यापार करने लगी। दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तभी एक दिन दुबई में रेड पड़ी और ड्रग्स केस के मामले में विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया। विक्की जेल चला गया और ममता उसके बाद उसके पूरे कारोबार को संभालने लगी। धीरे धीरे ममता इतनी बड़ी हस्ती बन गई कि दुबई में 2 नंबर के धंधे में उसने खूब नाम कमा लिया और कई बड़े लोगों के साथ अपनी जान पहचान बना ली। और अपने अकेले के दम पर उम्र कैद की सज़ा मिलने के बाद भी उसने विक्की को केवल 4 से 5 साल में ही बाहर निकलवा लिया और दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। खबरें यहाँ भी आई कि 2013 में ममता और विक्की ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और शादी भी कर ली थी। दोनों कई साल तक एक साथ रहे। ममता हिंदू से मुसलमान बन चुकी थी। इसके बाद एक बार फिर से दोनों ड्रग्स के कारोबार को पूरे जोर शोर से चलाने लगे। 2002 से ममता लगभग 2014 तक बॉलीवुड के साथ साथ लोगों को भी नज़रों से दूर रहीं। किसी को भी उसकी खबर नहीं थी और लोग लगभग ममता को भूल चुके थे। लेकिन 2014 में मुंबई में लगभग 200 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया और इस केस में ममता और विक्की का भी नाम सामने आया और तब बॉलीवुड में एक बार फिर से ममता का नाम चर्चा में आ गया। लोगों ने पहली बार ममता को लगभग 14 साल के बाद देखा था। लेकिन यहाँ भी ममता एक और विवाद में फंस गई। ममता बुर्के में कोर्ट पहुंची, जिससे मुस्लिम समुदाय उन पर भड़क गया। उनका कहना था कि ममता ने उनके पहनावे को बदनाम किया और बाद में उन्हें कई लोगों ने जान से मारने की धमकियां भी दी थी। इस केस में ममता को दोषी पाया गया और उन्हें बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। मुंबई में उनके 2 फ्लैट भी सील कर दिए गए थी। इस समय में वो कन्या में रहती थी और यही उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। लेकिन इस बात के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते और एक बार फिर ममता लोगों की आंखों से दूर हो गई और सालों तक किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन फिर अचानक एक दिन ममता कुलकर्णी कैमरे के सामने आई और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उनके पहनावे और वेशभूषा को देखकर हर कोई हैरान रह गया। वह पूरी तरह से एक साध्वी के भेष में थी और बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। तो प्रचंड चंडिका और भड़क गई। समझ में लाशें गिर पड़ी थी वहां पे। ये मैं नहीं चाहती थी, लेकिन वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। अगर चाय वाले और झाड़ू और खटके वाले जा सकते स्नान के लिए, इतना तो मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया ना। मैंने 23 साल तो मैं छोड़ के एकांतवास से तपस्या ध्यान कर रही थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी कई बातें बताई जिसने उनकी पूरी तरह से कहानी को ही बदल दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। ड्रग्स डॉन और विक्की, उन्होंने सभी बातों को झूठ बता दिया। उन्होंने कहा कि मेरे अंडर से
प्रचंड चंडिका कभी कभी बाहर आ जाती है। उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी और लोगों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और एक साध्वी बनने की कहानी बताई और लोग हैरान रह गए। इस तरह एक समय पर बॉलीवुड की सबसे सेक्सी और बोल्ड हीरोइन रही ममता ने एक साध्वी बनकर अपने जीवन की कहानी को सीमित कर दिया। तन को कुछ कुछ होता है। इस तरह उसने एक साध्वी बनकर अपना परिचय दिया और उसने बताया कि वह सालों से यही जीवन जी रही है और आगे भी यही जीवन जीने वाली है, और लोगों ने उसकी कहानी को भी यही तक सच मान लिया। तो यह थी ममता कुलकर्णी की बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और ग्लैमरस हीरोइन से लेकर एक साध्वी बनने तक की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे दीवाना था मजनू, उससे भी दीवाना मैं।